अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आज हम कवर करें। अभी तक हम सर्विस बिज़नेस पे कंसर्न हमारा सारा था कि सर्विस बिज़नेस में अकाउंटिंग कैसी होती है। अब हम कवर करेंगे उन एक्टिविटी के लिए कि जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे करेंगे। एक्चुअली जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेंजिबल गुड्स ख़रीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, टेंजिबल गुड्स क्या करते हैं, ख़रीद लेते हैं और बेच देते हैं। अब बात यह आती है कि टेंजिबल गुड्स क्या चीज़ होती है। जो सर फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, जिसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, तो टेंजिबल जिनको गुड्स, काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड। जो टेंजिबल गुड्स हैं, उसके लिए उसमें जो बिजनेसेस डील करते हैं, यानी उसकी सेल एंड परचेज करते हैं, उसमें भी हम कहते हैं कि दो स्ट्रीम हो सकती हैं। ठीक है, दो स्ट्रीम, दो ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि टेंजिबल गुड्स में क्या करते हैं, डील करते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एम यू में लिख लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग, और एक है मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग। ठीक है, एक है मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग। इन दोनों में क्या फर्क है, मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंडाइजिंग में? मैन्युफैक्चरिंग जो बनाते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग वाले इस तरह मर्चेंडाइजिंग जो करेंगे आगे तो से। जब रहेंगे ना सर। जी, वो प्रोडक्शन में क्या होते हैं, यूजुअली प्रोडक्शन करते हैं। इन होते हैं। जो बिजनेसेस है ना, वो क्या करते हैं, वो यूजुअली रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर सेल करते हैं। और यूजुअली ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनसे गुड्स क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं टूवर्ड्स whom द मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। अब ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस क्या करते हैं, ये फिनिश गुड खरीदते हैं। ठीक है, फिनिश गुड क्या करते हैं, खरीदते हैं और आगे बेच डालते हैं। तो प्रोडक्शन की कोई एग्जांपल है, प्रोडक्शन कौन कौन से बिजनेस आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन बिजनेसेस हैं? यहाँ पे देखें, एक हम कह सकते हैं कि एक है टेक्सटाइल। ठीक है, और एक है गारमेंट्स। ठीक है, बल्कि यहाँ पे गारमेंट्स का भी हम कह सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है। टेक्सटाइल यूजुअली क्या करते हैं, वो कपड़ा क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इवन गारमेंट्स जो है वो भी क्या कर रहे होते हैं, स्टिचिंग कर रहे होते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग क्या है, हम कहते हैं कि बल्कि इंस्टेड ऑफ गारमेंट मैं लिख लेता हूँ कि बुटीक्स। जो हमारे बुटीक्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिनिश गुड खरीद के आगे बेच डालते हैं। तो जो फिनिश गुड खरीद के आगे बेचेंगे, हम उसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, उसको मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। तो फिलहाल हमारा जो स्कोप है वो प्रोडक्शन पे नहीं है। प्रोडक्शन पे स्कोप आपका आ जाएगा जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेंगे, तो आपको पता लग जाएगी कि मोस्टली इसकी अकाउंटिंग जो है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजेस होंगे। तो वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर हो जाएगी। हमारा जो फोकस है वो है मर्चेंडाइजिंग में, ट्रेडिंग में। कौन से पे कि वो बिजनेसेस जो कि फिनिश गुड खरीदते हैं और फिनिश गुड सेल करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी एक्टिविटीज मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आपके ख्याल में इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या होंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो ये ट्रेडिंग बिजनेस होगा, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? बिल्डिंग्स। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब है कि डे टू डे वो क्या काम करते होंगे। सर इन्वेंट्री से प्रोडक्शन। क्या वो प्रोडक्शन इन्वेंट्री करते होंगे? खरीदते होंगे। नहीं, प्रोडक्शन नो नहीं सर। करते सर, वो नहीं इन्वेंट्री सर, खरीदते हैं। सप्लाई होगा। इन्वेंट्री खरीदते थे। मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहे हैं नहीं और सर, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। वगैरह करती हम ट्रेडिंग की ऑफिशियल बात कर पर्पस रहे के हैं। लिए। वो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले परचेजेस करेंगे ना। परचेसिंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे परचेज करने के लिए। वेरी गुड। देखें, सबसे पहले उसकी एक्टिविटी क्या है, परचेजेस है। वो परचेज। सबसे पहले जो अपनी एक्टिविटी करेगा ना, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वो उसके गुड्स होते हैं। देखें, अगर उसके कोई भी आप ट्रेडिंग बिजनेस ले लें, मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जितनी भी आपकी रिटेलिंग इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल सेव मार्ट है या पंजाब कैश एंड कैरी है, या इस तरह जो भी छोटी मोटी दुकानें हैं, ये तमाम कौन से बिजनेसेस हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं। अब वो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं, उसमें अगर हम कहते हैं कि उसका काम है कि फर्नीचर खरीदना, या उसका जो एक्टिविटी है कि वो
रैक्स खरीदे। हम कहते हैं कि रैक्स और फर्नीचर जो है वो उनको सर्विस या रेवेन्यू जनरेट करने में मदद तो दे सकती है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं करवाती। उसके लिए जो रेवेन्यू जनरेट करवाती है ना, वो एक गुड्स होती हैं, और गुड्स तभी उनके पास आएंगी जब वो पहली एक्टिविटी करेंगे, कौन सी, परचेजेस की। जब वो परचेजेस की एक्टिविटी कर लेंगे, यानी वो गुड्स खरीद लेंगे जिनके लिए कस्टमर उनसे क्या करता है, डिमांड करता है, तो तभी उनकी एक्टिविटीज या हम कहते हैं कि ऑपरेशन जनरेट होंगे। एक तो हमारा हो गया परचेजेस। दूसरा क्या है, दूसरी एक्टिविटी क्या होगी? परचेज करने के बाद सेल करके और क्या करें? वेरी गुड। जो परचेज किया हुआ है, अब उसके बारे में वो सोचते होंगे कि इसको सेल कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसको सेल करना है। तो ये मेन ऑपरेटिंग जो ऑपरेशंस आ जाती हैं ट्रेडिंग बिजनेसेस में, वो परचेजेस और सेल्स की है। तो हम देखेंगे कि परचेजेस और सेल्स के साथ जो जो एक्टिविटी फिर शामिल है, तो वो क्या क्या हो सकती है। अब परचेजेस के साथ और क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं कि परचेजेस करते हुए हम क्या क्या चीज और इसमें देख सकते हैं, परचेजेस में क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम परचेजेस करते हैं तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक भी अगर कोई सुपर स्टोर है, तो वो अगर परचेजिंग एक्टिविटीज करती है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा परचेजेस का। देखें, सबसे पहले तो क्या है कि वो कांटेक्ट करेगा ना, सेलर को कांटेक्ट करता है। सेलर को कांटेक्ट करता है कि सेलर से वो क्या करता है, एग्रीमेंट करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। फिर वो सेलर जब इसको कहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे एक जो मेन एक्टिविटीज है वो क्या है, वो है कैरेज की या ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी? कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये कैरेज एक एक्टिविटी है या नहीं है? एक्टिविटी है। अब ये है, ये एक ट्रेडिंग बिजनेस की एक नॉर्मल एक्टिविटी है कि उसका कैरेज होता है, और ये कैरेज किसके साथ होता है, ये परचेजेस के साथ ही लिंक है। जब परचेजेस होंगे तो कैरेज होगा, ठीक है। अब मतलब है कि कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं है कि आप कह सकते हैं कि आप ही की दुकान में कोई आके वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और आप ही की दुकान में वो अवेलेबल फॉर सेल हो जाए, तो इस तरह नहीं है। वो प्रोड्यूस कहीं और होता है, आप फिर कांटेक्ट करते हैं उस चीज को अपने जो शॉप है या जो फिजिकल लोकेशन है वो अपन लाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो क्या है, कैरेज। तो हमने ये देखना है कि कैरेज कैसे इसके साथ हम लिंक करते हैं परचेजेस के साथ, ठीक है। अब कैरेज दो किस्म की हो सकती हैं, एक यहाँ पे भी कैरेज है और एक यहाँ पे भी कैरेज है, क्योंकि जब आप कैरेज इनवर्ड होगी, एक कैरेज आउटवर्ड होगी। वेरी गुड, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी होता है ना कि हम कहते हैं कि होम डिलीवरी अवेलेबल, जब हम होम डिलीवरी अवेलेबल करते हैं तो हम कैरेज उसमें भी ले आते हैं, यानी हम उसको कहते हैं कि होम डिलीवरी हम करवाएंगे, तो हमने कैरेज को क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। तो कैरेज हमारे दो किस्म के हैं, तो इसको भी हमने कैटेगराइज करना है इस एक्टिविटीज में कि ये जो कैरेज है ये परचेजेस के साथ है या ये कैरेज सेल्स के साथ है। तो ये देखें, ये कैरेज जो है यूजुअली होती है, इसकी वजह से हमारे पास गुड्स आ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे इनवर्ड, ठीक है। इसकी वजह से क्या आते हैं, गुड्स हमारे पोजेशन में आते हैं, तो वो इनवर्ड आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से, इस कैरेज की वजह से ये क्या होता है, गुड्स हमारे पास आ जाते हैं या कस्टमर के पास चले जाते हैं, कस्टमर को दे जाते हैं, तो इसको आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है। कैरेज इन या कैरेज आउट, ठीक है। इसको यूजुअली जो हम चौथा नाम देख सकते हैं वो दे सकते हैं कैरेज इन और कैरेज आउट। ये हमने देखनी है कि ये भी एक मेजर एक्टिविटी है ट्रेडिंग बिजनेस में, इसको कैसे डील किया जाए। फिर परचेजेस के साथ कुछ और भी लिंक है, और वो क्या ये हमेशा इसी तरह हो सकता है कि जब हम परचेज करते हैं तो जो चीज़ हमने परचेज की होती है बस वो परचेज ही हो जाती है और उसको हमने ज़रूरी है कि सेल ही करना होता है, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? जी सर, हम वापस कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। एक और यहाँ पे आ सकती है रिटर्न्स, ठीक है। वो क्या आ सकती हैं, रिटर्न्स। तो हमने उसको भी देखना है
कि अगर हम परचेजेस के बाद अगर किसी गुड्स की क्वालिटी से, उसकी आप कह सकते हैं प्राइसिंग से, या और कोई वजह है उससे अगर हम खुश नहीं हैं, तो हम वो कस्टमर को नहीं बेचेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। तो हम कहेंगे कि ये किसके साथ हमने लिंक किया, ये हमने परचेजेस के साथ लिंक किया हुआ है। तो हम परचेजेस रिटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो परचेजेस रिटर्न्स हैं ये भी एक नॉर्मल एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है। यानी जब भी लाखों का कारोबार होता है, आप परचेजेस करते हैं, तो उसमें ज़रूरी बात है कि कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो होता होगा। या तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उसकी क्लासिफिकेशन अच्छी नहीं है, या हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी और वो हमारे तक पहुंच गई है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए भी हमने फिर क्या करना है, हमने अकाउंटिंग एक्टिविटी देखनी है कि जो परचेजेस रिटर्न होते हैं तो उसमें अकाउंटिंग डेटा को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हमने देखा कि हमारी एक्टिविटी में परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है और रिटर्न्स है। इसी तरह सेल्स में भी कैरेज है, और सेल्स के साथ एक और चीज़ भी होगी ना, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कभी कभार हो सकता है हमने कस्टमर को जो चीज़ दे दी है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमें यहाँ पे भी रिटर्न्स हो सकती हैं। तो वी Sale विल बी returns. फोकस, हाँ उसको हम इसको भी देखेंगे कि then these are also called a return. So how to make a distinction between these two returns? इनमें distinction कैसे रखेंगे? So these are all, you can say, are learning objective. What we are trying to learn in this, you can say, chapter will be how accounting is carried out for purchasing and sales activities, or trading business operating activities, how accounting is carried out. And inside that, for purchases, how the carriages are, you can say, accounted for, how the returns are dealt with, how sales are accounted for, how carriage outward is accounted for, and how sales return are accounted for. ये हमारा है मेन चैप्टर ऑब्जेक्टिव के, इसमें हमने क्या सीखने की कोशिश तो करनी सर है। इसमें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये मिडल मैन वाला मैक्सिमम रोल अदा करेगा इसमें? हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडिंग बिजनेस में हम सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस को कंसिडर करते हैं जो कि फिनिश गुड खरीदता है और फिनिश गुड आगे बेच डालता है। यानी जब हम फिनिश गुड करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी जो गुड्स हैं उसमें ज़्यादातर वो कोई वैल्यू कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उसको एज इट इज बेच डालते हैं। कुछ थोड़ी बहुत प्रोसेस होगी, वो फिर मैं आपको बाद में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम टनों में चावल लेते हैं, तो वो चावल जो हम लेते हैं तो वो बोरियों में आते हैं, लेकिन जब हम कस्टमर को बेचते हैं तो हम छोटे छोटे पैकेट बना के बेचते हैं। तो वो छोटे छोटे पैकेट बनाना क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है? हम कहते हैं कि नहीं, हमारा ज़्यादातर वैल्यू एडिशन नहीं है। तो अगर हमारी ज़्यादातर वैल्यू एडिशन नहीं है, हम वही गुड्स एज इट इज कस्टमर की तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो सर जी जैसे जनरल स्टोर सर, हाँ, ये जितने भी जनरल स्टोर हैं, ये सारे के सारे जितने भी जनरल स्टोर्स हैं, ये तमाम ट्रेडिंग बिजनेस या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ही कहलाएंगे। इसके अलावा आपके जो एजेंसीज हैं या होल सेलर जो हैं, ठीक है, होल सेल बिजनेस जो है राजा बाजार में आप देखते हैं, तो ये सारा का सारा ये भी मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि what are trading businesses. A trading organization sells goods substantially in the same physical form in which it acquires them. देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस शेप में हम लेते हैं उसी शेप में मोस्टली इसको बेच देते हैं, तो ये हमारी ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटी होगी। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि हमने चावल लिए और हम चावल ले रहे हैं, तो हमने उनको टनों के लिहाज से लिया, हमने उनको मन के लिहाज से लिया, तो हमें उसको वो बिग सैक्स जो होते हैं सैक्स में मिलते हैं। लेकिन जब हम कस्टमर को बेचते हैं तो हम सैक्स में नहीं बेचते। तो आपने देखा होगा ये जितनी भी सुपर स्टोर्स हैं वहां पे जाएं तो आपको प्री पैक 1 kg के चावल मिल जाते हैं। तो 1 kg के जो पैक बनाते हैं, या इस तरह वो जो चाय है यानी टी है, टी में अगर उसकी पैकिंग करते हैं तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं? हम कहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सब्सटेंशियली कोई वैल्यू एडिशन उन्होंने नहीं किया। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स गुड्स सब्सटेंशियली इन द सेम फिजिकल फॉर्म, यानी उसमें कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, तो वो क्या होगी? वो मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस ही कहलाएगी।
The basic accounting principle explained for service organization remain applicable to trading organization. जितने भी हमने accounting principle देखे कि revenue कब recognize करना है, expense कब recognize करना है, ठीक है, और इसी तरह हमारी जो क्लासिफिकेशन इशू थी या हमारी रिकग्निशन वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, मोस्टली सब कुछ सेम है। हाँ, यहाँ पे अब हमारी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है उसमें थोड़ा सा हमने कैटेगराइजेशन करनी होगी। अब तक हमने जो एसेट खरीदे थे उसको हम फिक्स एसेट या करंट एसेट मांगते थे, लेकिन उसको स्टॉक कभी भी हमने नहीं कंसिडर किया था। यहाँ पे अब हम कंसिडर करेंगे कि जब भी हम कोई ऐसी गुड्स या ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रीसेल पर्पस के लिए है, तो उसको हम स्टॉक्स कहलाएंगे। It however is required some additional account and procedure to record purchase and sale of goods। जैसे मैंने आपको बताया कि दो नई एक्टिविटीज आ गई हैं। ये सर्विसेज बिजनेस में ये एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन सर्विसेज बिजनेस में क्या होता था, कस्टमर आता था और कस्टमर के लिए हम सर्विस जनरेट कर देते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार वॉश बिजनेस की बात करें, ठीक है, कार वॉश बिजनेस की बात करें, तो आपके ख्याल में कार वॉश बिजनेस के लिए क्या मैं कोई पहले सी परचेजेस करके रखूंगा? और यानी थोड़ी बहुत चीजें तो मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं जो कार शैम्पू है, ठीक है, वो परचेज करके रखूंगा। अगर फॉर एग्जांपल वाटर रिजर्व है तो मैं वो रखूंगा। इसके अलावा जो उसको साफ करने के लिए जो कपड़े हैं वो तो रखूंगा, वो तो एक आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो यूजुअली हम कोई टेंजिबल चीज ट्रांसफर नहीं करते जब हम कार वॉश करते हैं, तो आपके ख्याल में जब हम कार वॉश सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम कैसे वो सर्विस जनरेट करते हैं? हम इसी तरह करेंगे कि हमारे पास जो एम्प्लॉई है, हम उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये गाड़ी आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप अब वॉश कीजिए, तो वो वॉशिंग शुरू हो जाती है। तो उसी वक्त सर्विस जनरेट भी हो रही होती है और कस्टमर की वजह से जो कस्टमर है उसको वो कंज्यूम भी कर रहा होता है। वेयर एज यहाँ पे हमने देखा था कि हमने परचेजेस करनी है, एक फिजिकल गुड अपने साथ रखना है। जब तक वो फिजिकल गुड हमारे पास नहीं होगा हम सेल जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो डिफरेंस होगी, एडिशनल अकाउंट होगी, वो सेल्स एंड परचेजेस के लिए हमने अकाउंटिंग देखनी है, जैसे मैंने पहले फोकस कर दिया। इट फर्दर रिक्वायर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यहाँ पे एक और चीज होगी कि हम ये तो करेंगे कि जब हम खरीद लेते हैं तो उसको कहते हैं परचेज हो गई। जो सेल करते हैं तो हम कहेंगे कि क्योंकि हमसे वो गुड्स ट्रांसफर हो गई है कस्टमर की तरफ। जब गुड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कि ये है पैक ऑफ गुड्स, ठीक है। जब ये हम खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, ये पैक ऑफ गुड हमारे लिए क्या होता है जब हम खरीदते हैं? ये बॉक्स हमारे लिए क्या होगा? ये होगा हमारे लिए एसेट। यस सर, एसेट होगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा? एसेट। एसेट होगा। और एसेट क्या होता है, हमने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज जो कि हमारे कंट्रोल में हो, कोई भी यानी इकोनॉमिक रिसोर्स दैट इज इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी फ्रॉम विच इट इज एक्सपेक्टेड that future benefit will inflow, the future benefit will flow inside the business, ठीक है। इसकी वजह से हमें इनफ्लो होगी और ये पास्ट इवेंट भी बन चुकी हुई है। लेकिन जब कस्टमर आता है तो क्या ये गुड हमारी पोजीशन में आता है या ये हम ट्रांसफर कर देते हैं कस्टमर को? ये सेल आउट होती रहती है सर फॉर द टाइम। ये सेल आउट होती है, ये कस्टमर की तरफ क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। जब कस्टमर की तरफ ट्रांसफर होती है तो इसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या होगी? कम हो जाएगी। इसकी यूटिलिटी पैसा मेरा चीज एक्सपेंस आउट हो जाएगा, वो एक्सपेंस आउट, या हमारे लिए इसकी यूटिलिटी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी यूटिलिटी हमारे लिए एक्सपायर हो जाएगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। ठीक है, जब हम खरीदते हैं तो ये गुड्स हमारा एसेट बन जाता है और जब बेचते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है,
अब बात यह है कि फॉर एग्जांपल हमने गुड खरीदा था 100 रुपए का, ठीक है, हमने गुड खरीदा था 100 का, लेकिन जब मैं कस्टमर को बेचूंगा तो इसको 100 का बेचूंगा। नो सर, कितने का बेचूंगा? 110 या 20 का। 110 या 20, हम Calculate कह होगा देते हैं इसका। 120 का, ठीक है। कितने का बेचेंगे? 120 का। तो अब होगा क्या, हम कहते हैं कि हमसे गुड्स ट्रांसफर हो गए कस्टमर, और कितने के गुड्स ट्रांसफर हुए? 100 रुपए के। 100 रुपए के Yes. ट्रांसफर हो जाएंगे ना, और कस्टमर से हमें कितने ट्रांसफर हो गए? 20। 120, ठीक है। इसमें जो हमारे ये एसेट हमारे पोजेशन से जा रहा है, इसको हम कहेंगे यह हमारा एक्सपेंस हो गया। तो ये 100 हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, एक्सपेंस। ठीक है। और ये 120 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी सेल्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सेल्स हो जाएगी, Sales. या कैश Sales. इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने देखना है कि इसकी जो अकाउंटिंग है उसमें हमने क्या क्या देखने हैं। तो यहाँ पे हमने एक चैलेंज देखना है कि हमारे पास वो गुड्स जो कि अनसोल्ड रहेंगे, ठीक है, वो गुड्स जो कि सेल नहीं होंगे, तो उसके लिए हम उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे? हम ये तो कह देंगे कि जो हमने सेल कर दिया वो तो सेल हो गए, लेकिन पीछे जो रह गए हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे अनसोल्ड? वैसे तो वो गुड्स में मौजूद है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगी जब हम वो प्रोसेस शुरू करेंगे कि ये अनसोल्ड को कैसे रिलोकेट करना है। एक्चुअली तो हम परचेजेस को मेंटेन करेंगे और सेल्स को मेंटेन कि अब हमने देखनी है कि जो अकाउंटिंग है वो अनसोल्ड स्टॉक के लिए हम कैसे करेंगे। उसमें कुछ इश्यूज हैं। वो इश्यूज क्या हैं कि हमारे पास जो स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करना। क्या अब इसको हम कितनी कॉस्ट एलोकेट करें कि ये स्टॉक जो है जो बच गया है उसकी कितनी स्टॉक वैल्यू थी, और जो बिक चुकी हुई है उसकी कितनी जो है कॉस्ट थी। ये हमारे पास एक इशू आएगा, वो हम देखेंगे। कुछ एजम्पशन है तो वो हम डिस्कस करेंगे। Then the cost of unsold stock differed under different assumption. ये assumptions हम देखेंगे। आजकल जो assumption रह गई हैं वो दो किस्म की हैं। एक है FIFO, ठीक है, और एक है एवरेज। तो वो FIFO और एवरेज को हम देखेंगे कि ये क्या है। इसके पहले जो बीकॉमर थे उन्होंने लाइफो भी पढ़ा होगा, लेकिन लाइफो अब डिसकंटिन्यू हो चुका हुआ है। उसकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो कुछ एजम्पशंस हैं, उसकी वजह से हमारे जो सोल्ड आइटम है और अनसोल्ड आइटम है उसमें कॉस्ट जो है हम यूजुअली क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं कि ये कॉस्ट जो है अनसोल्ड की है या सोल्ड आइटम है उनकी है। एंड देन इशू बेसिकली अराइजेस ड्यू टू द प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम परचेजेस करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक परचेज हमारी एक ही प्राइस पे हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम परचेजेस करते हैं तो कभी प्राइस ज्यादा हो सकती है, कभी प्राइस कम हो सकती है। तो एट द एंड जब हम ये फैसला करेंगे कि चले भाई हमारी सेल्स तो हो गई थी, अब हम डिटरमिन करते हैं कि जो सेल्स हुए हैं, जो आइटम सेल हो चुके हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, और जो आइटम हमारे पास मौजूद है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो हम कहेंगे कि उसमें एक डिफरेंस तो अराइज हुआ होगा, और वो डिफरेंस किसकी वजह से? प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। और प्राइस फ्लक्चुएशन क्या कि हमने शुरू में खरीदारी की थी वो कितने रुपए की थी, दूसरी खरीदारी हमने कितने की थी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट परचेजेस किए थे 100, और दूसरी जब मैंने परचेज की थे तो वो 105 की हो गई थी। फिर तीसरी बार मैंने परचेज की तो वो 110 की हो गई। फिर मैंने जो आखिरी परचेज की है फॉर एग्जांपल वो 101 की दोबारा हो गई। तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट जो परचेज प्राइसेस हैं, ये मतलब है गुड्स, एक ही गुड, वी आर कंसीडरिंग ओनली वन यूनिट। तो वो वन यूनिट जो मैंने खरीदा था, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब इसमें से उसकी प्राइसेस चेंज हो चुकी हैं। तो प्राइसेस चेंज हुई हैं, तो अब जो मेरी गुड्स जो सेल हुई हैं, और मैं कहूँगा कि मैं कंसिडर करूँगा कि पहले मेरी ये वाली गुड्स सेल हो चुकी हुई हैं और आखिरी वाला ये अनसोल्ड है, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे ये वाले सेल हो चुके हैं और ये जो रहता है ये अनसोल्ड है। तो ये एक एजम्पशन हम लगाएंगे, उसके मुताबिक फिर हमें पता लग जाएगा, और हम ये कहेंगे कि जो डिफरेंस अराइज हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से रहती है। अगर फॉर एग्जांपल 100
फिर हमने परचेज किए फिर भी 100, फिर हमने परचेज किए फिर भी 100, फिर हमने परचेज किए फिर भी 100। अब मुझे बताएं कि ये सिचुएशन ए है और ये सिचुएशन बी है। जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें कहाँ पे थोड़ी सी, यानी आप कह सकते हैं कि इशू ज़्यादा काउंटर होगा। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है फिजिकली एक जैसा है और उसकी क्वालिटी भी एक जैसी है, उसको हम कभी एक दूसरे से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये पहली वाली खरीदी गई है, ये बाद वाली खरीदी गई है, वो सेम लाइन की होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सपोज कीजिए कि साबुन है, ठीक है, वो जो हम साबुन लेते हैं तो साबुन हमने पहले लिया 100 का, फिर 105, 110 और फिर 101, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने खरीदारी की हुई होगी तो क्या हमें पता लग रहा होगा कि इसमें ये वाला साबुन 105 का है और ये 100 का है और ये 110 का है, या वो सारे एक जैसे होंगे? सर जी ऊपर प्राइस लिखी होगी ना। सर एक तो डेट ये है वाइज ना, भी होगी ना, अब डेट ये भी होगी ना। हाँ, वो यूजुअली फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, ये जो होती है ना, ये हम लेते हैं किससे? ये हम लेते हैं अपने मैन्युफैक्चरर से। वो यूजुअली रिटेलर को कुछ ना कुछ, या फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि चलिए इसको छोड़े, मैं चावल कह देता हूँ, ठीक है, राइस, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ कि राइस, ठीक है। हमने राइस खरीदी, तो राइस जब मैंने खरीदी, फॉर एग्जांपल वो हम ये राइस जो रखते हैं ना, वो आप में से कुछ लोगों के घर में तो होगा जहाँ पे आप गंदम वगैरह रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? गला। गला है, एक और पड़ोपा कहते हैं, क्या कहते रोटा हैं? भी कहते हैं, रोटा हाँ? कहते हैं सब पंजाबी। अंबार सर, अंबार भी कहते हैं हमको। बार भी कहते हैं, पड़ोपा कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो जब भी हम चावल खरीदते हैं तो इसमें डाल देते हैं, ठीक है, चावल उस पड़ोपे में या वो है उसमें डाल देते हैं। या हम कहते हैं कि वो जो दुकान में लगी होती है, वो जो रैक होती है बड़ी सी, उसमें सारी की सारी चावल वो डेल देते हैं। अब वहां से जब वो चावल बेच रहे होते हैं तो क्या हमें पता लग रहा है कि ये चावल जो हमने बेचा ये 100 वाला था, 105 का था, 110 का था, 101 है? चावल की कैटेगरी वही, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो सुपर कर्नल है कि जो भी है वो वाला चावल है, एक ही कैटेगरी है। लेकिन हमने क्योंकि उसकी खरीदारी मुख्तलिफ डेट्स में की थी तो उसकी प्राइस हो रही है चेंज। तो अब कोई चैलेंज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। हम कहते हैं यहाँ से जो हम चावल ओंडेल के दे रहे हैं तो हमें उसमें पता नहीं है कि ये पहले 100 वाला गया, 105 वाला गया, 110 वाला गया या 101। तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेंगे कि जो हमारे पास अब यहाँ पे जो चावल रह गए हैं, क्या ये 100 वाले रह गए हैं या ये 101 वाले रह गए हैं, एक अजम्पशन। अगर तो उसकी प्राइस चेंज नहीं होती, वो ये रहती है 100 100 100 100 100, तो इसमें कोई भी इश्यू सामने नहीं आएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि अब आप कहें कि ये पहला वाला रह गया या आखिर वाला रह गया तो कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि अगर तो मैं कहूँगा कि ये वाले रह गए हैं पहले 100 वाले, तो ये जो है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि नहीं, मैं दूसरा एजम्पशन ले लेता हूँ, और दूसरा एजम्पशन मेरा ये है कि ये वाले नहीं है बल्कि ये वाले मेरे पहले क्या हो गए, सेल हो गए। अगर ये वाले पहले सेल हो गए तो ये मेरी, ये जो ग्रीन है ये ग्रुप चली जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल में, और ये जो 101 आखिर में रह गया ये चला जाएगा अनसोल्ड गुड्स में। तो इसकी फिर हम देखेंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। So the issue basically arise due to the price fluctuation. अब कुछ हम